यूपी में चुनाव होने में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त है। विधानसभा की लड़ाई अब और तेज होती जा रही है, जिसमें हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में ओबीसी नेताओं के पाला बदलने के बाद हालात बहुत बदल चुके हैं। शह और मात के इस खेल में हर कोई अपनी चालें चल रहा है। इस एपिसोड में हम राज्य में आबादी के समीकरणों पर नज़र डालेंगे। वोट कैसे किया जाता है, इस बात से लेकर इसके आगे तक बने रहें। यूपी की बीजेपी सरकार की कई खामियों को विपक्ष गिनाता रहा है। गणित में दक्षता इसमें एक नया पहलू है। आज की नोक-झोंक मुख्यमंत्री के इस सीजन के सबसे बड़े बयान पर है। ज़्यादातर लोगों के लिए सीएम के दिए इस आंकड़े को समझना मुश्किल नहीं है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। कि रटने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक रहना पड़ेगा। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। योगी की पार्टी बीजेपी 80% लोगों के वोट और समर्थन को लेकर आश्वस्त है, लेकिन बाकी के 20% का क्या? आज हम इन्हीं 20% के वोटिंग पैटर्न के पीछे की सोच और सत्य की पड़ताल करेंगे। इस बार अल्लाह की मर्जी किसका साथ दे रही है? अल्लाह की मर्जी अल्लाह जाने। अच्छा, अगर मैं अल्लाह होता तो मैं थोड़ी बता देता, मैं अल्लाह थोड़ी हूँ। अल्लाह की मर्जी अल्लाह जानता है। यूपी की आबादी में सबसे ज़्यादा बात होती है मुस्लिमों की। ये समुदाय क्या सोचकर वोट करता है और इस बार ये किसे वोट करेंगे? क्या मुस्लिम मजबूती से एक वोट बैंक की तरह वोट करते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुस्लिमों का एकजुट होना हिंदुओं को बीजेपी के पक्ष में एकजुट करेगा? मुस्लिम समुदाय से जुड़े ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आइए यूपी में मुस्लिम वोट को लेकर अपनी जानकारी को दुरुस्त करते हैं। आबादी 3.8 करोड़ या लगभग 20%। देश के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी और अनुपात के हिसाब से असम और केरल के बाद तीसरा नंबर। ऐसी 30 सीटें हैं जिनमें 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं। 43 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोट हैं। 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोट हैं। इसका मतलब है कि 143 सीटों पर मुस्लिम वोट 20% से ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी की बहुलता वाली ज़्यादा विधानसभा सीटें पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। रामपुर में मुस्लिमों की आबादी 50.57%, मुरादाबाद में 47.12%, बिजनौर में 43.04%, सहारनपुर में 41.95%, मुजफ्फरनगर में 41.3%, अमरोहा में 40.78%, बलरामपुर, आजमगढ़, बरेली, मेरठ, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती में मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है। आइए अब इन 20% मतदाताओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी लेते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने जीत हासिल की तो विधानसभा में 24 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे। ये कुल विधायकों का 5.9% था। इसमें से 17 एसपी के थे। विधानसभा में मुस्लिम समाज का ये प्रतिनिधित्व 1992 में भी इसी आंकड़े पर था, जब राम मंदिर आंदोलन अपने शीर्ष पर था। ऐतिहासिक तौर पर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों के उभार के साथ ही मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। 1967 में यूपी विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 6.6% था। साल 1985 में ये बढ़कर 12% हो गया। ये वह दौर था जब सोशलिस्ट पार्टियां मजबूत हो रही थी और कांग्रेस की ज़मीन खिसक रही थी। 2012 का विधानसभा चुनाव ऐसा वक्त था जब आज़ादी के बाद पहली बार मुस्लिमों को विधानसभा में आबादी के बराबर प्रतिनिधित्व मिला। 20% मुस्लिम वोटर वाले प्रदेश की विधानसभा में 17% एमएलए विधानसभा में पहुंचे थे। तब इनकी संख्या 68 थी। 2007 में जब मायावती जीती थी तब यूपी में 56 मुस्लिम विधायक थे। आज बीजेपी की लहर में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को जहां होना चाहिए वह उसके भी तिहाई पर है। नामांकन और प्रतिनिधित्व के आंकड़ों से पता चलता है कि 2 क्षेत्रीय दल
एसपी और बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट को ज़्यादा अवसर देते हैं और इसलिए वह विधायक भी बनते हैं। 1991 से बीजेपी ने राज्य में सिर्फ 8 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। 2017 में जब राज्य में बीजेपी की प्रचंड लहर थी तब भगवा पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा था। इससे उलट 1991 में बड़ी पार्टियों के टिकट पर लगभग 200 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें से आधे तो बीएसपी के टिकट पर थे जबकि बाकी एसपी और कांग्रेस से थे। 2012 के चुनाव में एक बार फिर मुस्लिम कैंडिडेट की संख्या बढ़ी। 230 मुस्लिम उम्मीदवारों में से एसपी और बीएसपी ने 80-80 को टिकट दिया था। इस बार नामांकन और प्रतिनिधित्व बेहतर होगा या बुरी स्थिति में पहुंचेगा, आइए जानते हैं। 80 और 20 कहने का अर्थ एक ही होता है, 80 बनाम 20, और यही स्थिति को नए रंग में ढाल देता है। ये ज़रूरी है कि यूपी के इस अंतर को समझा जाए। क्या शपथ ग्रहण करने वाले एक लोकतांत्रिक नेता को पूरे समुदाय के नरसंहार का आह्वान करने के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई परेशानी होनी चाहिए? यूपी में जो दिखाई दे रहा है वह ऐसा ही है। क्या आपको लगता है कि आप लोगों को जैसे ही चीज़ें आती हैं सामने प्रकाश में, थोड़ा बयान देके लोगों को ये आश्वस्त करना चाहिए कि आप लोग किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं? भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं और जो धर्माचार्य हैं उनको अपनी बात अपने मंच से कहने का अधिकार होता है। आप हिंदू धर्माचार्यों की बात क्यों करते हो? आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कुछ समय से इसी 20% के कथित उत्पीड़न के लिए आरोपों के साए में रहा है। सिर्फ 2021 में ही यूपी में सांप्रदायिक घृणा के कुछ इस तरह के मामले सामने आए। बुलंदशहर में पेशे से कसाई 42 साल के मोहम्मद अकील को पुलिस ने अवैध पशु हत्या के एक मामले में कथित तौर पर उसके घर की छत से फेंक दिया। कोविड मानदंडों के उल्लंघन के आरोपों में पुलिस द्वारा पकड़े गए एक 17 साल के लड़के की हिरासत में मौत हो गई। परिवार ने पुलिस वालों पर हिरासत में टॉर्चर का आरोप लगाया। शामली के रहने वाले समीर चौधरी को कई लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित के परिवार ने मीडिया को बताया कि जब वह काम से घर लौट रहा था तब उसे उग्र हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने पीट कर मार डाला। मथुरा जिले में शेर खान उर्फ शेरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके 6 साथी गांव वाले भी घायल हो गए थे। उन पर गांव के एक समूह ने हमला किया जिसे उन लोगों द्वारा गाय की तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी। दक्षिणपंथी संगठनों ने मुजफ्फरनगर में तीज के मौके पर सड़कों पर गश्त की। संगठन क्रांति सेना के सदस्यों ने मेहंदी की दुकान के मालिकों से मुस्लिम पुरुषों को काम पर न रखने की अपील की। उनका कहना था कि वे हिंदू महिलाओं के लिए कोई खतरा नहीं चाहते। पानी पीने के लिए मंदिर में घुसने पर 14 साल के मुस्लिम लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई थी। मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, ये मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। इस आश्वासन के बावजूद कि राज्य में अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं है, ये केवल 2021 में यूपी से सामने आए कई मामलों में से कुछ ही हैं। अब्बा जान, जिन्ना, 80 के अनुपात में 20 और राज्य में मुसलमानों की निंदा करने वाले विज्ञापन, फहरिस्त लंबी है जिनसे खाई बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में 20% की छोटी सी आबादी आइसलैंड की आबादी से भी ज़्यादा का संख्या बल है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि क्या नेता समुदाय के पास उनकी समस्याओं और मुद्दों को सुलझाने के लिए जाते हैं या उसे सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। इंडिया टुडे द्वारा दायर आरटीआई के मुताबिक 2017 और 2020 के बीच 14,454 लोगों को एंटी रोमियो स्क्वाड ने टारगेट किया। इसकी शुरुआत 2017 में योगी आदित्यनाथ के सीएम पद संभालने के बाद की गई थी ताकि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा के लिए जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक और कानून लाया गया जिसे लव जिहाद कानून के रूप में जाना जाता है। इस कानून के लागू होने के बाद पहले 9 महीने में पुलिस ने 63 FIR दर्ज की और 163 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब कोई सोचेगा कि इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए हैं, लेकिन आंकड़े ऐसा नहीं कहते। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 15,828 शिकायतें मिली। सभी राज्यों में ये सबसे ज़्यादा है। ये हमें सवाल करने के लिए मजबूर करता है कि एंटी रोमियो ओ एंटी रोमियो, आप एंटी रोमियो क्यों हैं? जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है हालात विचित्र हो रहे हैं। कांग्रेस की पोस्टर वुमेन अब बीजेपी में है और तो और समाजवादी पार्टी की बहू ने भी पाला बदल लिया है। ये वह कड़ियाँ हैं
जो हर बातों पर भारी हैं, लेकिन हमें पता है समाजवादी पार्टी छोटी बहू से सवाल तो पूछ ही रही होगी। ये समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अपर्णा की शादी मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक से हुई है। मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं। अब इस चुनावी मौसम में दिखा दिया कि अखिलेश भी हाजिर जवाबी से भरे हुए हैं और सच में उन्होंने झूठ नहीं कहा। मैं उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। समाजवादी विचारधाराओं का विस्तार हो रहा है और हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी वो इस बात को आगे ले जाएंगी। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा और पार्टी को शुक्रिया भी कहा, ऐसे लोगों को टिकट देने के लिए जिन्हें उनकी पार्टी टिकट नहीं दे पाई। अब परिवार जब डिनर टेबल पर मिलेगा तब मामला अजीब तो होगा ही। अब हम द एंड करते हैं यूपी चुनावों के बीच एक और एपिसोड का। हम जल्द मिलेंगे और भी कहानियों के साथ।